आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, या आप किस वीडियो पे आप नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के लेक्चर पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। सो हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टाइल टिश्यू पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि इसकी इतनी रिटन फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, तो मैं बुक से ही करवा देती हूँ। ठीक है, सिंपली थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमें जैसे पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है, सो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से मिल के बना हुआ है, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं मसल के, वो इसको एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इरेटिबिलिटी देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास किस तरह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ। इरेटिबिलिटी का मतलब ये आ जाता है हमारे पास कि वो किस तरीके से हमारे पास जो है वर्क कर रहा है, मतलब वो अडेप्ट कैसे कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको इरेटेबिलिटी के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। ठीक है, जब हम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो वो हमारे पास इन एंड अराउंड द मसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि हम डायग्राम के देखते हैं। ठीक है, अब डायग्राम में कैसे है कि उन्होंने 3 हमें लेयर्स बताई हुई हैं। ठीक है, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ठीक है, अब ये क्या है, ये एपिमाइसियम है, पेरिमाइसियम है और एंडोमाइसियम है। ठीक है, अब सिंपली हमें पता है एपिमाइसियम वो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की जिसने हमारे पास कवर किया होता है होल मसल को। ठीक है, पूरे मसल को। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दूँगी। ठीक है, जब होल मसल को कवर किया हुआ है तो एपिमाइसियम की लेयर है। ठीक है, दूसरी लेयर हमारे पास कौन सी आ रही है, पेरीमाइसियम की। ठीक है, पेरीमाइसियम की लेयर होती है हमारे पास जिसने हमारे पास मसल फाइबर्स जो किया हुआ था। ठीक है, अब ये मसल फाइबर्स हैं ये वाले। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो मायोफिलामेंट्स हैं, सॉरी क्या कहते हैं हम उसको, मसल फिलामेंट्स हैं, मसल फिब्रिल है या मायोफिब्रिल है, हम मायोफिब्रिल कह सकते हैं। ठीक है, सो अब हम ये कह रहे थे कि हमारे पास ये जो सिंगल फाइबर या मसल फाइबर है, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको कवर किया हुआ है पेरीमाइसियम ने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ गया, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अब मायोफिब्रिल्स को जो है एक सिंगल मायोफिब्रिल को जिस चीज़ ने कवर किया हुआ है, ये जैसे एरिया इन्होंने दिखाया है, ये हमारे पास एंडोमाइसियम है। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे पास कवर किया हुआ है मसल्स को। ठीक है, हम दूसरी डायग्राम में भी देख लेते हैं जिसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये हमारे पास एक इंडिविजुअल मसल है, ये सिंगल फाइबर है, और ये हमारे पास सिंगल फाइबर जो है ये हमारे पास माइक्रोफिब्रिल है, इसके अंदर सिंगल सिंगल करके सिंगल फाइबर में ढेर सारे जो होते हैं ना वो मायोफिब्रिल्स होते हैं, सिंपली इन्होंने ये बताया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास इंडिविजुअल मसल हो गया, सिंगल फाइबर हो गया और फिर मायोफिब्रिल हो गया, मतलब सबसे छोटा यूनिट मायोफिब्रिल हो गया, फिर सिंगल फाइबर हो गया, फिर इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मसल्स को किसने कवर किया हुआ था, एपिमाइसियम ने। सिंगल फाइबर को किसने कवर किया हुआ था, पेरीमाइसियम ने। और मायोफिब्रिल को किसने कवर किया हुआ है, एंडोमाइसियम ने। सिंपली हमने ये देखा। ठीक है, हम आ जाते हैं थोड़ी सी थ्योरी की तरफ। ठीक है, थ्योरी में उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कि ये रेजिस्ट कर रहा है हमारे पास डिफॉर्मिंग टिश्यूज़ को। बेसिकली ये हमारे पास इसलिए होती है ना कि हम कहते हैं अगर हमारे पास मसल है ना तो उसकी डिफॉर्मेशन ना हो जाए, मतलब वो अपने वापस कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब डिफॉर्मेशन का हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, लिख के कि मैं आपको डिफॉर्मेशन का बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ना एग्जैक्टली हमारे पास था क्या, हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक मसल है, मतलब हम एक मसल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सॉरी, मसल हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब जो इसको होल कवर किया हुआ है ना, लाइक अगर हम कवरिंग बना लेते हैं हाइलाइटर से तो बेटर रहेगा। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं कि इसको मसल को जिसने होल कवर किया हुआ है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाती है एपिमाइसियम में। ठीक है, एपिमाइसियम
माइसियम। ठीक है, हमारे पास फिर अंदर इसके क्या आ जाते हैं, एक बंडल टाइप एरिया। ठीक है, बंडल टाइप चीज़ है जिसको हमने कह दिया फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर। ठीक है, अब वो मसल फाइबर है जिसमें हमारे पास बंडल ऑफ मायोफिब्रल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें बंडल्स ऑफ मायोफिब्रल्स हैं। सही है। अच्छा, अब अगर मैं अलग से बताती हूँ कि हमारे पास ये एक बंडल है। ठीक है, ये हमारे पास एक बंडल है। ठीक है, जिसमें हमारे पास छोटे 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 मायोफिब्रल्स हैं। अब जो इसको कवर किया हुआ है, जिस लेयर ने इसको कवर किया है इस सारे को, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाती है, पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम, क्योंकि बहुत से लोगों को एक कॉन्सेप्ट, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, एफएससी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट में इशू होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास आ जाती है लेयर जो अंदर मायोफिब्रल्स के ऊपर है, छोटे छोटे मायोफिब्रल्स के ऊपर, वो हमारे पास लेयर है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अब जिस लेयर ने इसको कवर किया हुआ है वो हमारे पास क्या आ जाती है, एंडोमाइसियम, सिंपली। ठीक है, 3 लेयर क्लियर हो गई, उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास क्या चीज़ हम थे कि हम सिंगल मसल हो गया, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक, हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कि एंडोमाइसियम क्या है, किस तरह से हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब सेपरेशन हो रही है, मतलब एक दूसरे के बीच में है। एपिमाइसियम ने पूरे मसल को कवर किया हुआ है। फिर एपिमाइसियम पेरीमाइसियम के बीच में जो गैप है, सॉरी, एपिमाइसियम और माइक्रोफिब्रल्स मसल फाइबर्स के बीच में जो एरिया है उसमें पेरीमाइसियम है। जो पेरीमाइसियम और मायोफिब्रल्स के बीच में एरिया है उसको एंडोमाइसियम ने कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली हमारे पास आ जाती है। अच्छा, फिर अब हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास, जैसे हमने कहा कि इन्होंने सेपरेट किया लेयर्स को। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई। हम बुक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ मसल दैट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ मसल रेजिस्टेंस टू पैसिव एलोंगेशन। सिंपली हमारे पास जो मसल को रेजिस्टेंस दे रहा है कि उसमें पैसिव एलोंगेशन ना हो, मतलब ऐसी एलोंगेशन ना हो जिसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ये उसको रेजिस्ट कर रहा है या उसको प्रिवेंट कर रहा है किसी इंजरी को होने से। ठीक है, सिंपली when contractures develop adhesions in and between collagen fibers restrict and restrict। simply जैसे contractures बनते हैं, contractures हमें पता है कि क्या होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि टिश्यूज़ के बीच में ना एक हार्ड एरिया बन जाता है, ऐसे कह सकते हैं contractures को। ठीक है, मोस्टली ये मसल्स के अंदर बनते हैं ना, तो इसलिए मसल्स में डेवलप होते हैं। तो ये क्या करें कि अब बिटवीन कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, अब ये बन रही है या तो इन कोलेजन फाइबर्स के अंदर या बिटवीन द कोलेजन फाइबर्स, और ये क्या कर रही है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पढ़ लिया, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के, पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम और एंडोमाइसियम से पढ़ लिया। ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स हैं मसल्स के। इंडिविजुअल मसल जो था कंपोज हुआ मतलब हमने मैनी मसल फाइबर से, बहुत ज़्यादा मसल फाइबर से, जैसे हमने पढ़ भी लिया कि एक ही मसल में काफ़ी ढेर सारे जो हैं वो मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे की तरह, मतलब पैरेलल पड़े हुए होते हैं, लाइक इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि इस तरह से सीधी पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। ये डायग्राम्स आपको मेरे के, प्लीज़ इसको नहीं लेना, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से पैरेलल पड़े होते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने कहा कि एक सिंगल मसल फाइबर्स जो है वो मेड अप ऑफ हमारे पास मायोफिब्रल्स, बहुत ज़्यादा मायोफिब्रल से मिलकर बना था, ये भी मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, अब ईच मायोफिब्रल जो कंपोज हुआ होता है वो हमारे पास स्मॉलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने कह दिया सार्कोमेयर, जो हम डायग्राम में बहुत ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, अभी सार्कोमेयर की डायग्राम्स बहुत जगह आती हैं, आई बैंड, ई बैंड, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, जेड लाइन, ये सारा कुछ काफ़ी जगह आता है। एक्टिन मायोसिन के फाइबर्स हैं, एक्टिव मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ये सारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम देख लेते हैं कि है क्या। विच लाइन सीरीज विद इन अ मायोफिब्रल्स, मायोफिब्रल में सीरीज में पड़े होते हैं। ठीक है, अब द सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ अ मायोफिब्रल। सार्कोमेयर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है हमारे पास मायोफिब्रल का,
ओवरलैपिंग मायोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन से मिलके बना हुआ है, जो हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। द सार्कोमेर गिव्स अ मसल इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सार्कोमेर एक एबिलिटी देता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। When a motor unit stimulates a muscles to contract, the actin myosin filaments slide together and a muscle actively shortens. When a muscle relaxes, the cross bridges slide apart and the muscle return to resting length. ये मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है, बता रहा है। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास फिलामेंट्स कौन कौन से हैं। एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स क्या है, आई बैंड, एच में ए बैंड और जी लाइन क्या है, ठीक है। जी लाइन हम कहते हैं कि एक सार्कोमेर का जो एरिया है ना, तो उसके बीच में दो यानी दो जी लाइंस ने अगर डायसेक्ट किया हुआ ना एरिया को, ठीक है, तो उस उन दो जी लाइंस के दरमियान का जो एरिया वो एक सार्कोमेर है, ठीक है, वो एक सार्कोमेर है। अब आई बैंड क्या है हमारे पास, हम एक मिनट पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिलामेंट्स कौन कौन से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मायोसिन, जो थिक फिलामेंट है, ठीक है। अब जो थिक फिलामेंट है वो हमारे पास मायोसिन है और जो थिन फिलामेंट है वो हमारे पास एक्टिन है, ठीक है। अच्छा, अब हम If you happy and you know, wash your hands. If you happy and you know, wash your hands. If you happy and you know, and you really want to go. If you happy and you know, wash your hands. कमिंग बैक टू वर्ड्स, हम अपनी बुक की डायग्राम पे आते हैं। 4.3 इन्होंने फिगर का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये PDF फॉर्म में बुक है, तो अगर बुक में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने कहा कि जब मसल स्ट्रेच हो रहा है, अब सिंपली हम स्ट्रेच को छोड़ते हैं, रिलैक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। अब रिलैक्स हो रहा है मतलब, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि मसल इस तरह इस फॉर्म में, ठीक है। ये दो जी लाइंस हैं, ये बीच में मायोसिन के फिब्रिल्स हैं, फिलामेंट्स हैं, और ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ, हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट्स करीब आ गए, ठीक है। क्या हुआ, एक्टिन के फिलामेंट्स करीब आ गए। अब मैक्सिमम जब की तो एक्टिन के फिलामेंट्स बिल्कुल ओवरलैप कर गए एक दूसरे से, और यही बात उन्होंने पिछले पैराग्राफ में बताई थी कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जैसे मसल ने स्टिमुलेट हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड टुगेदर। अब स्लाइड किया उन्होंने एक दूसरे के टुगेदर, मसल शॉर्ट हो गया। अब उसने और स्लाइड किया और मसल हमारे पास मतलब जब रिलैक्स किया तो क्रॉस ब्रिजेस दोबारा से वापस आ गए और अपनी रेस्टिंग लेंथ में वापस आ गए। सिंपली उन्होंने यही बताया हुआ है कि अब जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये इस तरह के आगे एक दूसरे से ओवरलैप करके मॉडरेट आई तो हमारे पास कुछ इस तरह का आया, और रिलैक्स किया तो हमारे पास दोनों वापस आ गए। और अगर हम फर्दर स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एक्टिन के फिलामेंट्स दूर चले गए एक दूसरे से, क्योंकि हमने स्ट्रेच दिया है, रिलैक्स फॉर्म में तो नहीं है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म है। जब मसल इलोंगेट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो सिंपली हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आएंगी, और जब हमारे पास रिलैक्स है तो इस तरह से, और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो सिंपली इस तरह से आ रही है। ऐसे ही ये सिंपली हमने कह लिया कॉन्ट्रैक्टाइल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे पास ओवर टाइम आते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के मतलब सार्कोमेयर्स में। अगर मसल को हम स्ट्रेच कराते हैं एक्सरसाइज में, अगर मसल इमोबिलाइज्ड है या मसल इमोबिलाइज है, आइदर लेंथन में या शॉर्टन में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंजरी की वजह से मसल लेंथन है या शॉर्टन और वो इमोबिलाइज हो चुका है, तो हम उसको एक्सटेंड कराते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फिर देन रिमोबिलाइज करवाना चाहते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए हमने उसको दोबारा से एक्सटेंड कराया, फिर रिमोबिलाइज कराया। तो इसको तो इन्होंने सिंपली सी हमें एक चीज़ बताई है इसमें कि यही बताया हुआ है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल या हम कहते हैं ना नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन अराउंड हमारे पास मसल्स के, वो इफ़ेक्ट करते हैं मसल के रिस्पॉन्स को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या इमोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और वो उसके उनकी स्ट्रेच में जब मैकेनिकल रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का आ रहा है ना हमारे पास, तो वो इस तरह से आ रहा है कि या तो मसल को हम कहते हैं ना कि हम सिंपली उसमें चेंजेस फॉलो होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे जाके कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्ट्रेच को, किस तरह से आगे जाके
काम कर रहा है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी को इंजरी है या किसी वजह से वो नहीं कर सक रहा, तो उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स कैसे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही वर्क है। मतलब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल भी काम कर रहा है, उसको इमोबिलाइज करा दिया, और कॉन्ट्रेक्टाइल में भी इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी इमोबिलाइजेशन या उसके स्ट्रेच पे। ठीक है, सिंपली है। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही थी वो हमारे पास आया था रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। और सॉरी, लगता है ज़्यादा करीब से बना दी। तो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच में हमारे पास इसका मतलब ये है कि स्ट्रेच को रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, यानी मसल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। अब क्या होता है, मसल स्ट्रेच हो रही है, लॉन्गेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंदर के फाइबर जो इन सब चीज़ों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, जैसे स्ट्रेच फोर्स ट्रांसमिट हुई हमारे पास मसल फाइबर से कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो उसके इनर अराउंड हैं, ठीक है। सिंपली हमारे पास जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी मसल स्ट्रेच होगा, ठीक है। मसल ने किया स्ट्रेच, मसल हो गया स्ट्रेच, स्ट्रेच फोर्स क्या गई, स्ट्रेच फोर्स ट्रांसमिट हो गई, स्ट्रेच फोर्स ट्रांसमिट, और जैसे स्ट्रेच फोर्स ट्रांसमिट हुई तो ट्रांसमिट कहाँ हो रही है हमारे पास, मसल फाइबर्स से लेके थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमने पढ़ा था नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स थे जो हमारे पास एंडोमायसिन पेरिमेसियम वगैरह थे, जिन्होंने फाइबर्स वगैरह को इनर अराउंड से कवर किया हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह से नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट यूनिट ऑफ सार्कोमेर के साथ लिंक कर रहे होते हैं। मतलब जब हमने कह दिया कि जब जैसे उसने किया मसल को स्ट्रेच किया तो हमारे पास क्या हुआ, कनेक्टिव सॉरी टिश्यू लिखना भूल गई मैं, कनेक्टिव टिश्यू तक उसने स्ट्रेच फोर्स को ट्रांसमिट किया सिंपली। अगर तो हम कहते हैं कि हमारे पास पैसिव स्ट्रेच है, ठीक है, अगर हम कहते हैं हमने पैसिव स्ट्रेच दिया, स्ट्रेच इतना ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इनिशियली तो लेंथनिंग जो होती है वो सीरीज़ में हो रही है, मतलब इलास्टिक कंपोनेंट्स के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो सीरीज़ में टेंशन को शार्पली इंक्रीज़ करा रहे हैं, मतलब ऐसे कि इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेंथ बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन हो जाती है, मतलब न्यूरल और बायोकेमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रिजेस जैसे हमने पढ़ा था, क्रॉस ब्रिजेस क्या थे, ये वाले एक्टिन मायोसिन वाले, ठीक है, बना के मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारे पास थे क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। अब हमारे पास ये क्रॉस ब्रिजेस क्या करते हैं ना कि अब हमने कहा कि हमने इतना दूर कराना है इनको, इतना दूर जा रहे थे कि उसमें एक एब्रप्ट चेंजेस आना शुरू हो गए, डिस्टर्ब चेंजेस आना शुरू हो गए, जिन्होंने हमारे पास लेंथनिंग कर दी है सार्कोमेयर्स की। इतने लंबे हो गए सार्कोमेयर्स कि अब वो वापस नहीं जा सकते, मगर ऐसे हम बना लेते हैं, मतलब बहुत दूर हो गए मायोसिन से, ठीक है, एक्टिन के फिलामेंट्स मायोसिन से बहुत दूर हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाता है, हम इस टर्म को जो कहते हैं हम कहते हैं सार्कोमेयर गिव, इस टर्म को हम कहते हैं सार्कोमेयर गिव। जैसे ही स्ट्रेच को हमने रिलीज़ कराया, सार्कोमेयर रिटर्न कर जाएगा अपनी पोजीशन पे वापस, मगर इस पोजीशन में हम कह रहे हैं सार्कोमेयर गिव, मतलब सार्कोमेयर ने गिव अप कर लिया। हम इस तरह से आसानी से, मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है, तो आप लोग वैसे रख लो कि सार्कोमेयर ने गिव अप कर लिया, तो हमारे पास दूर चले गए, बहुत लेंथ में इंक्रीज़ हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है। तो टेंडेंसी जो होती है वो मसल की हम कहते हैं रिटर्न हो जाती है रेस्टिंग लेंथ में थोड़े टाइम के बाद, तो वो इस वजह से कि उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जब परमानेंट लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रेच फोर्स को मेंटेन करते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कभी ऐसा भी होता है कि परमानेंट मसल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे हम कुछ लोगों में देखते भी हैं कि मसल इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, सिंपली। सो आज हमने ये पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट में हम कर लेंगे हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।